हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं साइंस बूस्टर की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा चैनल है www.naukriaspirant.com। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवक बल कितना है? बताइए। शून्य है, उसके भार से कम है, उसके भार से अधिक है या उसके भार के बराबर है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उसके भार के बराबर है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उसके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है? तो आपके पास ऑप्शन है कार्बनीकरण, आसवन, उद्रुपातन या पाइसीकरण। तो बताइए, क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है तो किसमें होता है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, आसवन में। अगला प्रश्न है, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कार्क में किसके द्वारा देखा गया था? कार्क में थियोफ्रेस्टस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक या एंटोन वेन लेवेनहोक ने? तो बताइए, पहली बार कार्क यानी कोशिकाओं को कार्क में देखा गया था। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन, पहली बार जिसने कोशिका की खोज की, ऐसे भी आ सकता है तो आएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। यह मृत कोशिकाओं में पाया गया था, यानी कि मृत कोशिकाओं में पहली बार आया हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या अल्टीमीटर? तो किसका उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का किस में ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित किया है? तो आयाम में, आवृत्ति में, गति में या तरंग दैर्घ्य में? तो किस में क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम में निर्धारित की है। अगला है, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक यानी कि रेडियो आइसोटोप किसका कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी किसकी किरणों का चिकित्सीय प्रयोग है? यानी कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और कौन सी किरण यानी कौन सी रे का उपयोग किया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा या अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और आइसोटोप पूछे तो कोबाल्ट 60 का। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय परिस्थितियों में सहिष्णुनी पौधों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पोलीफाइट, जीरोफाइट यानी मरुद्भिद, हेलोफाइट या हाइड्रोफाइट। हेलोफाइट को लवण मृदोद्भिद और हाइड्रो को जलोभिद यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में जो पाए जाएंगे, तो देखो सेम आपको कुछ दिख रहा होगा। ऑप्शन बी, जीरोफाइट यानी मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मरुद्भिद। अगला है, सोनार पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए एक उपकरण है। यह किसका उपयोग करता है? अवसरल तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराशर्व तरंगे या रेडियो तरंगे? तो सोनार रेडिएशन होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, पराशरवे तरंगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? एनिमेलिया में, प्रोटिस्टा में, कवक में या मोनेरा में? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछा है, तो वो किस में पाई जाएंगी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मोनेरा में। अगला प्रश्न है, बोयल्स का नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? दाब और तापमान, तापमान और आयतन, दाब और समय, दाब और आयतन। तो बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? तो जो बोयल्स का नियम है वो किस पर डिपेंड होता है? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब और आयतन पर। अगला प्रश्न है, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? NaOCl, NaOH, CaOCl2 या NaHCO3? तो बताइए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, NaOH। इसका जो केमिकल नेम है इसको बोलेंगे हम कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे? NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है। NaOCl ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। NaOCl किसका है? सोडियम हाइपोक्लोराइट का है। यह भी एक कीटाणुनाशक होता है। CaOCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड होता है और NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगला है, विद्युत धारा को खालिस्तान का प्रवाह माना जाता है, तो किसका माना जाता है? ऋणावेश, पैरावैद्युत चुंबक के टुकड़ों या धनावेश? तो बताइए किसका माना जाता है प्रवाह? ऑप्शन डी, धनावेश का। अगला प्रश्न है, उस पेशीय नलिका को क्या कहते हैं जिसके द्वारा संचित मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है? वक्र, मूत्रनली, मूत्राशय या मूत्र मार्ग? तो हमसे पूछा है कि उस शरीर से बाहर किससे निकलेगा मूत्र? तो ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग से। अगला प्रश्न है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जिंक को जिंक सल्फेट में। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो बताइए कौन सा होता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये क्या करता है? जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, जिसको सिरका भी हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से राहत पाने के लिए निम्न में से क्या सहायक होगा, यानी किससे हमें राहत मिलेगी? नींबू के रस से, दूध या मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, एक्वाराज या अमलराज से या सिरका से? तो किससे मिलेगी हमें राहत? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध या मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्वाराज 2 एसिड से मिलकर बनाता है, HNO3 और HCl से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर हरा परपोषी पौधा है? फर्न्स, शैवाल, कवक या काई? हरा नहीं है, गैर हरा है। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, कवक। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे दूध चीनी यानी कि मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं? वो कौन सी शुगर का यूज करते हैं? ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, माल्टोज का या लैक्टोज का? तो बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो हम डेली लाइफ में जो शुगर यूज करते हैं उसको बोलेंगे लैक्टोज। क्या है वो? लैक्टोज। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? भोजन का जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम, और पानी का पूछे तो जाइलम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विल्हेम कॉनराड रोटगन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत बल्ब, एक्सरे या ऊष्मागतिकी? बताइए। विल्हेम कॉनराड रोटगन ने तो किसकी खोज की थी? एक्सरे की। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तापमान यानी टीसी और फारेनहाइट तापमान टीएफ के बीच का संबंध बताओ। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। टीएफ यानी कि फारेनहाइट इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई टीसी प्लस 32 आएगा, या टीएफ इक्वल टू 9/5 टीसी आएगा, या टीएफ इक्वल टू 9/5 टीसी प्लस 32 आएगा, या टीएफ इक्वल टू 5/9 टीसी आएगा। तो हमारा कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन सी, ये वाला जो इक्वेशन है, टीएफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई टीसी प्लस 32, ये संबंध सही है। अगला है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आपको अगर फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना, और वहाँ पर आप हमारी वेबसाइट ऐप है नौकरी एस्पिरेंट के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको उससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, गुरुत्व यानी जी के कारण त्वरण, तो इसमें रिलेशन बताओ क्या होगा? GmR², mR² अपॉन जी, या GmR/mR², या Gm/r²? तो क्या आएगा बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, Gm/r²। अगला है, फैराडे यानी प्रति मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति स्टेडियन, पैरावैद्युतांक, पारगम्यता या विद्युत चालकता? तो फैराडे किसका है? हमारा सही जवाब हो जाएगा पैरावैद्युतांक का। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं को स्थान कहाँ पर है? यानी कि आवर्त सारणी है जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें अधातु कहाँ पर रखी गई है? सारणी के नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर या शीर्ष वर्ग पर? तो कहाँ पर रखी गई है? हमारा सही जवाब है दाईं ओर। दाईं ओर यानी कि इधर की तरफ तो अधातु है और इधर की तरफ धातु है। अगला है, यह न्यूमेरिकल है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ से बने दूसरे तार जिसकी लंबाई आधी और त्रिज्या दोगुनी हो, तो इसका प्रतिरोध क्या है? यानी कि R पूछा है। अगर तार लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, और उसकी लंबाई अगर आधी हो जाएगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा R/8 हो जाएगा। अगला है, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का pH मान परिवर्तित नहीं होता? तो किसका नहीं होता? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का, सोडियम कार्बोनेट का, या NaCl का? तो किसका नहीं होता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, NaCl यानी कि आयोडीन का नहीं होता pH मान परिवर्तित। अगला है, घेंगा रोग के उपचार में किस आइसोटोप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? घेंगा रोग के लिए बताना है हमें।
आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या यूरेनियम 235। तो हमारा सही जवाब है गेंगा रोग से रिलेटेड है तो आयोडीन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, विस्फोटक जो बनाते हैं ना बम वगैरह, उसके लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अगला है एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? फूल, अंडा, पुंकेसर या परागकोश? मादा का पूछा है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा का हो जाएगा अंडा। पुंकेसर और परागकोश ये किसके हैं? ये नर के हैं। अगला है एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटन वॉन लीवनहोक ने कब की थी? 1774 में, 1884 में, 1837 में या 1674 में? एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1674 में की थी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान खमीर यानी यीस्ट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमारा सही जवाब है जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है CO2। अगला प्रश्न है कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे कि सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट या सोडियम बेंजोएट? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? अवसादन, कौथन या विसंक्रमण या आसवन? अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विसंक्रमण का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? पुरकिंजे कोशिकाएं, माइक्रोगियल कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं या संवेदी कोशिकाएं? स्तनधारियों में यानी लीवर में पाई जाती है। तो याद रखना अगर लीवर आ जाए तो लीवर के लिए ये जो सेल होती है वो होती है कुफर सेल यानी कि कुफर कोशिकाएं। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है हाइपोपैराथायराइडिज्म, दूषित चिकित्सा रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समदर्भी का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी यहाँ पर पहले दे रखा है तो टैकलसिटोल, टोकोफेरोल, एग्रीकैल्सोफेरोल या रेटिनोल? तो यहाँ पर विटामिन डी दे रखा है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन डी का जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल इसमें किस में दे रखा है? ऑप्शन सी। तो विटामिन डी का जो समधर्मी होता है तो वो एग्रो कैल्सीफेरोल। रेटिनोल होता है विटामिन ए का, टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का। अगला है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम है? एल्किन, एल्केन, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड या एल्काइन? तो किसका होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्काइन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकारों को सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य से सबसे छोटी यानी कि पहले बताने सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य तो किस में है? ऑप्शन है गामा की, फिर एक्सरे की, पैराबैंगनी की और दृश्यमान की। अगला है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड फिर दृश्यमान। फिर है दृश्यमान, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। फिर है पैराबैंगनी, एक्सरे, गामा और रेडियो। सबसे लंबी बतानी है तरंग यानी वेवलेंथ, फिर छोटी उससे छोटी। तो सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसकी होगी? हमारा सही जवाब है रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड की, फिर दृश्यमान की यानी कि विजिबल। अगला
सेल्सियस में जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का 100 डिग्री, 104 डिग्री, 373 डिग्री और 337 डिग्री। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी परिस्थितियों में के प्रति सहनशील पौधे को क्या कहा जाता है? यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जलोदखिद, लवण मृदोखिद, बहुखिद या मरुद्भिद। तो हमारा सही जवाब है, अभी आया था ऑप्शन डी, इसको जीरोफाइट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है? सबसे प्रदूषक बताना, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या इथेन। तो जो सबसे हानिकारक है ना वो है ऑप्शन बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, करक्यूमिन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है, कहाँ से निकाला जाता है? टमाटर से, अदरक के पौधे से, हल्दी के पौधे से या चंदन के पौधे से? तो जो ये निकाला जाता है ये यौगिक करक्यूमिन, ये होता है हल्दी के पौधे से, क्यूमीन। अगला है हमारा, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तन्यता, अपक्षरण, विकृत गंधिता या संक्षारण? तो क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विकृत गंधिता। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।